आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है पिशाचनी एक श्राप। तो आइए सुनते हैं पार्ट 6। अगली सुबह अलार्म के साथ अनिरुद्ध की आंख खुलती है। वो अपने बिस्तर से उठकर फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि रितिका डाइनिंग टेबल पर खाने को परोस रही थी। वो ये सब देख हैरान हो जाता है। ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस सुबह आँख जल्दी खुल गई थी तो सोचा कुछ खाने को बना लूं। इसके बाद अनिरुद्ध नहाने के लिए चला जाता है। जब तक वो तैयार होकर आता है तब तक रितिका ने खाना तैयार कर लिया था। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। खाना खाते हुए अनिरुद्ध रितिका से पूछता है, और फिर आगे क्या करना चाहती हो जीवन में? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पिछले साल ही कॉलेज ख़त्म हो गया था। फिर कुछ दिन यहाँ वहाँ घूमने के बाद अब सोच रही हूँ कोई जॉब कर लेती हूँ, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। मेरा तो बस एक ही सपना है, वो है भूत प्रेतों को जानना। वो तो पूरा होने से रहा, क्योंकि पिताजी मुझे कहीं नहीं जाने देते। अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस को ज्वाइन कर सकती हो। और हाँ, तुम्हें रहने के लिए कोई घर देखने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पास में मेरी एक फ्रेंड रहती है, मेरी उससे बात हो गई है, तुम उसके साथ रह सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी आधी परेशानी ख़त्म हो गई। आखिर तुम्हारे ऑफिस में मुझे करना क्या होगा? वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अनिरुद्ध के फ़ोन की रिंग बजने लगती है। अनिरुद्ध जब अपना फ़ोन उठाता है तो उसके फ़ोन पर हितेश की कॉल आ रही थी। अनिरुद्ध फ़ोन को रिसीव करता है। हेलो। अनिरुद्ध, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। क्या क्या हुआ? तुम आ जाओ यार, जल्दी से, बस जल्दी से आ जाओ। हुआ क्या, वो तो बताओ। इतना कहने के बाद हितेश फ़ोन को काट देता है। अनिरुद्ध हितेश की बातें सुन बहुत ही घबरा जाता है। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। अनिरुद्ध को यूं एकाएक घबराहट में देख रितिका उसके पास जाती है और क्या हुआ? किसका फ़ोन था? सब ठीक तो है? हमें हमें हॉस्पिटल जाना होगा। इतना कहने के बाद अनिरुद्ध उठता है और अपनी गाड़ी निकाल रितिका के साथ चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अनिरुद्ध यहाँ वहाँ हितेश को देखने लगता है, पर उसे वहाँ कहीं भी हितेश दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। अनिरुद्ध हर व्यक्ति को ध्यान से देखे जा रहा था कि उसे कहीं तो हितेश दिखाई दे जाए। तभी रितिका उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और अपने दूसरे हाथ से हितेश की ओर इशारा करती है। जैसे ही अनिरुद्ध की नज़र हितेश पर पड़ती है वो दौड़कर उसके पास चला जाता है। हितेश बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। उसको ऐसे परेशान देख अनिरुद्ध कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। हितेश, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अनिरुद्ध की आवाज़ सुन हितेश खड़ा होता है और उसे एक कमरे की ओर ले जाता है। वहां जाने पर अनिरुद्ध के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। उसके सामने बेड पर राहुल लेटा हुआ था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे बहुत सी चोटें लगी हुई थी। राहुल को ऐसी हालत में देख अनिरुद्ध का मन विचलित हो जाता है और वो उस कमरे से बाहर आ जाता है। ये सब कैसे हुआ? इसे इतनी चोट कैसे लगी?
कल शाम तक तो हम तीनों साथ ही थे। घूमने फिरने के बाद हम तीनों अपने घर चले गए थे। जब मैं राहुल को पिकअप करने उसके घर गया, घर जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कई बार बेल बजाने के बाद भी उसने जब कोई उत्तर नहीं दिया और ना ही दरवाज़ा खोला, तो मैंने सोचा क्या पता घर के अंदर नहीं होगा। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, लेकिन वो फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहा था। फ़ोन लगाने के बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो मेरे को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। फिर मैंने गेट के पास जाकर सुना कि उसका फ़ोन तो घर के अंदर ही बज रहा था। एक बार और फ़ोन किया तो फ़ोन अंदर ही बज रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ज़रूर अंदर ही है, लेकिन दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। फिर मैंने बड़ी मशक्क़त के बाद उसके दरवाज़ों को तोड़कर उसके घर में प्रवेश किया। आगे जाकर देखा तो मुझे वो घर में कहीं नहीं मिला। फिर मैं उसके कमरे में गया। वहाँ जाकर देखता हूँ तो वो है अपने बेड पर बेसुध पड़ा था। राहुल को इस अवस्था में देखकर मैं बिल्कुल घबरा गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और शांत किया। फिर मैंने तुम्हें और मोहन को फ़ोन किया और इसको हॉस्पिटल लेकर आ गए। इसको इतनी चोटें कैसे आई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये इतना हट्टा कट्टा होते हुए भी इसके साथ उलझने की कौन हिम्मत कर सकता है। आखिर इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है, कौन इसको इतना मार सकता है। इसकी हालत देखकर तो इसे लगता है जैसे कई जनों ने मिलकर इसको पीटा हो। किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे। इसे इतनी बुरी तरह से मारा है कि इसे अभी तक होश नहीं आया है। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे। तभी मोहन वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ, अब कैसा है वो? मोहन के आने पर हितेश उसे पूरी बात बताता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, कुछ पता चला? नहीं यार, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने पुलिस को तो इन्फॉर्म कर दिया है। कुछ समय बाद पुलिस वहां पर आ जाती है। सभी के बयान लेने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। राहुल की ऐसी हालत देख सभी बहुत दुखी होते हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल घूमे जा रहा था कि आखिर राहुल की ऐसी हालत के पीछे किसका हाथ हो सकता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन राहुल को अभी तक होश नहीं आता। सभी दोस्त भगवान से मन ही मन राहुल के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। हितेश, मोहन, तुम घर जाकर कुछ देर आराम कर लो। तुम सुबह से यहीं हो। रितिका, तुम भी घर चली जाओ। मैं यहाँ रुकता हूँ राहुल के पास। कुछ काम हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। नहीं अनिरुद्ध, हम कहीं नहीं जाने वाले। राहुल जितना तुम्हारा दोस्त है उतना हमारा भी है। घर जाने के बाद मन में यही ख्याल आते रहेंगे कि राहुल ठीक है या नहीं, तो मैं घर नहीं जाने वाली। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। पूरा हॉस्पिटल धीरे धीरे शांत होने लगा था। लोगों का आना जाना अब रुकने लगा था। केवल कुछ हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर ही कभी कभार दिखाई दे रहे थे। पूरा हॉस्पिटल खामोशी की चादर में लिपटने लगा था। सभी दोस्तों की नींद तो मानो कोसों दूर थी। उनकी आंखें थक चुकी थीं, पर नींद उनके आसपास भी नहीं थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सभी के होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध एक बेंच पर नीचे गर्दन किए हुए बैठा हुआ था। रितिका उसके पास आकर बैठ जाती है और फिर अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहती है, अनिरुद्ध, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलती के कारण हो रहा है। रितिका के इतना कहने के बाद पूरे हॉस्पिटल की लाइट बंद चालू होने लगती है। पूरा हॉस्पिटल का माहौल एकाएक डरावना हो जाता है। ये सब देख हितेश घबरा जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, और एक जगह पर उसकी निगाह अटक जाती है। उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी जुबान गले में ही अटक कर रह जाती है। वो अपने हाथ यहाँ वहाँ मारने लगता है।
फिर तभी उसका हाथ अनिरुद्ध से टकरा जाता है। जब अनिरुद्ध देखता है कि हितेश की हालत बहुत ख़राब है, वो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ। फिर तभी उसकी नज़र छत की ओर जाती है। वो जो देखता है उसे देखकर वो भी स्तंभ हो जाता है। रितिका हवा में लहरा रही थी। उसके पूरे बाल खुले नागिन की तरह लहरा रहे थे। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। रितिका को ऐसी हालत में देख उनकी तो मानो रूह कांप जाती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रितिका को यह क्या हो गया है। एक पल पहले तो ये ठीक थी, फिर अचानक इसे क्या हो गया। उनकी आंखें बस रितिका पर ही अटक गई थी। वो भागना तो चाहते थे, लेकिन उनके पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे। फिर रितिका अनिरुद्ध की ओर देखकर कहती है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। आगे इनकी कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए सुनते रहिए पिशाचिनी एक श्राप। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।